जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे रेलवेज की वैकेंसी का। तो उसी प्रोसेस में रेलवेज में जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसकी वैकेंसी आ चुकी है और आप कल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह वैकेंसी पहले 5 साल पहले आई थी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की, जिसमें अराउंड 64,000 के आसपास वैकेंसी थी। पहले उसकी वैकेंसी 35 के थी, उसको बढ़ा के फिर 64 65 के अराउंड उसको वैकेंसी को कर दिया गया था। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, इस फॉर्म को आप कल से फिल कर सकते हैं और उसको आप लास्ट उसका 1 महीने का टाइम पीरियड होता है फॉर्म को फिल करने का। क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने आपके पेपर्स या कितने स्टेज आपको जॉब को पाने के लिए को आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो साइको टेस्ट होता है वो क्या होता है ना। तो हम तमाम सारी बातें कर लेंगे कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम तमाम सारी बातें जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है एएलपी, उसकी आप फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, कब तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो आप जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि आप कल से मतलब 20 जनवरी से फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं और 19 फरवरी मतलब 1 महीने तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ हो सकता है कुछ लोग फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी गलती सही करने का एक चांस मिलेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो उसको आप कर सकते हो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। लेकिन उसमें याद रहे कि आपका क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, जिसमें आपकी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं होंगे। और साथ ही साथ एक बार जो आपने अपना रेलवे बोर्ड आप जो चूज कर लिया है वो भी आपका चेंज नहीं होगा। जैसे हो सकता है कोई इसमें अजमेर जोन डालेगा, कोई बिलासपुर जोन डालेगा, कोई मुंबई जोन डालेगा, तो वो चेंज नहीं होंगे। उसके अलावा छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं वो आप सही कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि ये आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें आपके 19,900 आपका बेसिक पे होता है। इसमें फिर आपका बाद में इसमें ही आपका एचआरए ऐड हो जाता है, आपका डीए जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं वो ऐड हो जाता है। ठीक है, आपका एक ट्रैवल अलाउंस होता है वो ऐड हो जाता है। वो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जिनको अलाउंस बोलते हैं ऐड हो जाती हैं। साथ ही साथ इसकी हालांकि जो सैलरी है काफ़ी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अकाउंट में एक ज़्यादा अमाउंट आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप असिस्टेंट लोको पायलट हो, आप गाड़ी में चलोगे। ठीक है, तो आपको एक अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 60 से 70 हज़ार के आसपास बन जाती है। तो अच्छी सैलरी है। इसमें आपकी जो फॉर्म फिल करने की एज है वो 18 से 30 साल मांगी गई है और इसमें आपके अराउंड 6,000 के आसपास वैकेंसी हैं, जो आने वाले टाइम में और पक्का इंक्रीज होंगी। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो कि आपको अपना फॉर्म है ऑनलाइन फिल करना है। दूसरी बात कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आप फॉर्म को फिल कर दो, लेकिन आपका रिज़ल्ट है वो फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट से पहले नहीं आया हो तो फॉर्म फिल मत करना। आपका रिज़ल्ट है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे बोर्ड चूज करना है। जैसे बताया था मैंने आपको, बिलासपुर है, मुंबई है, अजमेर है, जो भी आप अपना चूज करो, सिर्फ एक ही चूज करना है आपको। ठीक है, और एक बंदा एक ही फॉर्म फिल करेगा। ऐसा नहीं है कि 2-5 फॉर्म फिल कर दो आप। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बताई गई है। हाँ, एक जो अपनी कैटेगरी होती है एसटी है, एससी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है और ईबीसी है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अगर आपको कंसेशन चाहिए, अगर आप उससे अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपको फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है उसके पहले तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस होने को तो पूरा साल का बनता है। तो मैं बात करूं कि
जो आपका फॉर्म आया है उसका 1 साल का जो होता है टाइम पीरियड, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, वो चाहिए होता है। लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो कोशिश करना कि अभी आपका जो अपना AWS है वो भी बन चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस है, आपको पता है कि रेलवे में आपका मेडिकल होता है, और जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें आपका चेक किया जाएगा। ये चेक कब होता है? जब आप साइको टेस्ट के बाद आप जाओगे तब आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, और यह आपके रेलवे हॉस्पिटल में ही किया जाता है। आपकी एज है बताई गई है कि 18 से 30 साल होनी चाहिए, लेकिन यह कब तक काउंट होगी? यह होगी 1 जुलाई 2024 तक। 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 18 से 30 साल तक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बताया हुआ है कि आपको सिर्फ अपना एक ही रेलवे जोन चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में है, ये लिखा हुआ है 9 पॉइंट पर कि आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह है, मोबाइल नंबर है, उनको आप चालू रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि बंद हो जाए, कुछ हो जाए। जिस आपको फॉर्म फिल करोगे, आप क्रिएट करोगे, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही देना, क्योंकि उन पर ही आपके मैसेज है, मेल वगैरह आते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में आता है कि बताया हुआ है इसमें कि आपका जो भी अपने कोई फॉर्म फिल किया और फॉर्म में गलती कर दी तो उसको मॉडिफाई करोगे, तो फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे अलग से। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए। उसके अलावा 29 फरवरी के बाद में अपने फॉर्म को जो मॉडिफाई था वो कर लिया है, मॉडिफाई के 29 तारीख के बाद में आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी आपने किया है वही फाइनल होगा। अब बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका प्री हो जाएगा, ठीक है। अब प्री के बाद में क्या होता है कि मेंस के लिए अब बुलाया जाएगा, आपके पास कॉल जाएगा। कॉल का मतलब आपके पास लेटर है, वो आपकी जो साइट है वहाँ पर जनरेट किए जाएंगे। तो जो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना आपके CBT 2 के लिए, मतलब सेकंड स्टेज CBT के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है साइको टेस्ट। तो साइको के लिए जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा। और जैसा पता है आपको CBT 1 और CBT 2 में कई सारी शिफ्ट चलती हैं, कई सारी शिफ्ट चलेंगी, इसलिए किसी का पेपर हो सकता है आसान आए, किसी का थोड़ा मुश्किल आए। तो बैलेंस करने के लिए आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रेलवे में 1/3 होती है। और जो आपका साइको टेस्ट होगा, जिसको अपन लोग CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ आपको पास करना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा है जो ST SC हैं वो अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साइको होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको स्लीपर कोच का पास देती है। आप स्लीपर कोच में फ्री में आप जा सकते हो। आपको सिर्फ अपना जो कैटेगरी है एडमिट कार्ड है वो लेके अपनी बुकिंग करानी है, ठीक है, विंडो से। उसके अलावा है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मेडिकल की। जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, ठीक है। इसमें आपकी जो कैटेगरी है मेडिकल की वो मांगी गई है A1। A1 का मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो आपको स्पेक्स यूज नहीं करते हैं। आपकी आंखें हैं 6/6 होनी चाहिए, दोनों आंखें, जो जनरली होती नहीं है लोगों की। 6/9 तो मिल जाती है, 6/6 नहीं मिल पाती है, ठीक है। दूसरा है आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लास। इसमें आपको क्या है, दूर का आपको पढ़वाया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर होता है कि सी दिखाते हैं। सी कहाँ से कटा हुआ है, लेफ़्ट से है, राइट से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वो आपको दिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको कोई एक बुक वगैरह है वो बिल्कुल पास दे दी जाएगी, ऐसे वो आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका कलर विजन है वो चेक किया जाएगा, है ना। आपका बाइनोकुलर विजन है वो चेक किया जाएगा। तो कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपको रात में दिखता है नहीं दिखता वो चेक किया जाएगा। कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाएगा, तब दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी लाइट है, कैसे, सब चीज़ें आपसे पढ़वाई जाएंगी, आपसे चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा
आपका एक्सरे होता है, आपका ईसीजी होता है, मतलब मैं कहूँ कई सारे टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। और यह जो अब डिपेंड करता है आपने कौन सा जोन चूज किया है और आपको कौन सा हॉस्पिटल अलॉट हुआ है मेडिकल के लिए। तो हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है। कई जगह तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि थोड़ा बहुत आपको वो कि कम ज़्यादा भी हो तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सही पढ़नी होती है, सही बतानी होती है, तभी आपको मेडिकल में पास किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा है, हाँ एक बात याद रहे, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आंखों की लेजर करवा रखी है तो मैं मेडिकल में पास हो जाऊंगा, वो मेरे को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। मैं बता दूं, अगर किसी ने लेजर करवा रखी है तो मैं तो मना ही करूंगा कि आप मेडिकल में मत जाना, क्योंकि पकड़ में आ जाते हो आप। ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि आप पकड़ में नहीं आते, पर लेकिन मैं आपसे मना करूंगा कि आपने अगर आंखों की लेजर करवा रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल मत करना और मेडिकल के लिए मत जाना। उसके अलावा है, हाँ अब बात आती है, आपको बताई दी मैंने एज लिमिट है वो 18 से 30 साल मांगी गई है और वो कब तक है, 1 जुलाई 2024 तक। इसमें आपको पता है कि जो ST SC होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, OBC हैं उनको मिलती है 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को मिलती है, यह आप देख लेना। ठीक है। बताया हुआ है कि 2 जुलाई 1996 है, ये तो बताया गया ST SC के लिए अपर लिमिट है कि इससे आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही बताया हुआ है। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। अब है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। मैंने बताया था कि इस फॉर्म को फिल वही करेगा कि जो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले तक उसका रिजल्ट आ चुका है। 19 फरवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल मत करना। फॉर्म की फ़ीस है वो पता है आपको कि जो UR कैटेगरी है और जो EWS है और जो OBC में क्रीमी लेयर हैं उनकी फ़ीस होती है 100 रुपये। ठीक है। लेकिन रेलवे ने लास्ट टाइम से क्या सिस्टम कर रखा है कि आपसे 500 रुपये लिए जाते हैं। जब आप अपना CVT बंद देकर आओगे तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। सेम प्रोसेस ST SC और जो अदर कैटेगरीज हैं जिन में आपको ST SC है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है EBC, उनसे आपको रेलवे है 250 रुपये लेगा, जो आपको CVT बंद देने के बाद में 250 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर आप CVT बंद नहीं देते हो तो आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आएगा, इसलिए आपको CVT बंद देना पड़ेगा अगर आप ये पैसे वापस रिफंड चाहते हो तो। ठीक है। उसके अलावा ये बता ही दिया है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर है, अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है, उसको उसमें सही फिल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करवाने कहीं बाहर जाते हैं, कैफ़े वगैरह पर, साइबर कैफ़े पर, तो वो जो साइबर कैफ़े वाला है वो अपने ही इसमें बैंक की डिटेल्स डाल देता है और सारा पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। इसलिए आप अपना ही अकाउंट नंबर उसमें फिल करना। ठीक है। उसके अलावा अब आती है प्रोसीजर क्या है। आपने सारी चीज़ें देख ली, अब आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पता होना चाहिए कि इसमें कितने आपके पेपर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपका होता है CVT 1, चाहे तो उसको आप प्री बोल सकते हो। फिर होता है CVT 2, चाहो तो उसको मेंस बोल सकते हो। बताया था मैंने CVT 1 से CVT 2 में जाने के लिए आपको टोटल वैकेंसी के जो 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। उसके बाद में जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना बच्चों को जो साइको टेस्ट है मतलब CBAT है वहाँ पर आपको लिया जाएगा। उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं DV, और उसके बाद में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपके रेलवेज के हॉस्पिटल में ही करवाया जाएगा। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी रेलवे आपकी जो साइट है वहाँ जाकर देख सकते हो, और रेलवे है वो मैसेज और मेल के थ्रू भी आपसे बात करता रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब आता है कि CVT 1 है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है। सबसे पहली बात तो CVT 1 है उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यह सिर्फ आपको क्वालिफाई
करना है। ठीक है, उसके अलावा बताया हुआ है कि आपको CBT 1 है, CBT 2 है, एक स्पेशल क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। जैसे कि UR और EWS के लिए 40%, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद अब बात आती है जो CBT 1 है उसमें आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर और नेगेटिव 1/3। कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा, आपको पता है, इसको कई सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे लाखों में। आपकी मैथ आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, उसके अलावा आपकी जनरल साइंस है वो आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आपकी सब्जेक्ट है रहने वाली है। ठीक है, बता दिया आपको, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। उसके अलावा अब बात आती है सेकंड स्टेज CBT 2। जो आपका CBT 2 होगा उसमें आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, CBT 2 में 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो आएगी सेम वही, मतलब मैं कहूँ इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपके पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए में आपको 90 मिनट होंगी, 90 मिनट होंगे, 1.5 घंटा होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में आपको 1 घंटा मिलेगा और 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 2.5 घंटे हो गए, टोटल क्वेश्चन 175 हो गए। लेकिन याद रहे जो पार्ट बी है उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ओनली जो पार्ट ए है उसके बेसिस पर ही आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वही मार्क्स आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको कि पार्ट ए में मैंने बताया था CBT 1 में आपको जो सबसे कम मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए, वो UR EWS के लिए 40% था, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 था और SC के लिए 30% था और ST के लिए 25 था। ऐसे ही जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको 35% मार्क्स लेकर आने हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, 35% आपको पार्ट बी, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो करियर आप चूज करोगे वो पेपर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें आपको 35% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। ठीक है, अब बात आती है जो पार्ट ए होगा, जो CBT 2 में मेंस में पार्ट ए होगा, उसमें आपकी मैथ रहने वाली है, आपकी रीजनिंग रहने वाली है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग रहने वाली है। ठीक है, जो पार्ट बी होगा, जो ट्रेड जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसका पेपर भी तो आएगा आपका, तो उसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लेके आने हैं आपको बस, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि बताया हुआ है, आगे अपन देखेंगे अभी कि कोई बंदा किस कैटेगरी मतलब किस करियर को चूज कर सकता है। ठीक है, यह लिखा हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ कर रखा है तो आपको अपनी कौन कौन सी ट्रेड है, सब्जेक्ट है, चूज कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, आर्मेचर है, कॉइल वेंडर है, ये सारा लिखा हुआ है, यह आप चूज कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रही हो या उससे ही कुछ मिलता जुलता रहा हो, चाहे डिप्लोमा हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आप चूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक को। ठीक है, थर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आप चूज कर सकते हो फिटर है, मैकेनिक है, ये सारा सब चीज़ें आप देख लेना। ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हैं, वो आप चूज कर सकते हो, मैकेनिक है, मोटर व्हीकल में है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 जो ब्रांच वाले कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। ऐसे ही सेम डिप्लोमा के लिए है। ठीक है, उसके बाद अब आती है, बताया मैंने आपको, आपका CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया। अब आपका आता है साइको टेस्ट, जिसको कहते हैं CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। इसमें भी आपको सिर्फ क्या होता है कि पास ही नहीं करना है, इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। बताऊंगा मैं आपको किस तरह से इसके मार्क्स ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ याद रहे, इसमें आपको मिनिमम
जो आपका टी स्कोर, इसमें क्या होता है, स्कोर बनता है जिसको कहते हैं टी स्कोर। 42 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं होता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करोगे तब भी आप अपने आप इसको पास कर लोगे। जैसा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम पास किया हुआ है। बता देता हूँ आपको मैं इसमें किस तरह के टेस्ट होते हैं। मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक इसमें 5 और 6 टेस्ट होते हैं। जिसमें एक टेस्ट तो ये था कि आपको ट्रेन की पटरियाँ दिखा दी गई थी, जिसमें कुछ उन्होंने स्टेशन के नाम बताए हुए, जैसे कि BPL है, JP है, GTJ है, NZM है। तो वो रास्ते आपको थोड़े से याद करने थे, 2 मिनट में आपको रास्ते याद करने थे। फिर वो बंद होने के बाद में 2 मिनट वो आपको बताना था कि यहाँ पर कौन सा स्टेशन था। उसके अलावा एक राउंड हुआ था जिसमें आपको अराउंड 120 क्वेश्चन दिए हुए थे, 1 2 3 करके, जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। उस नंबर में आपको देखना था कि इन नंबर में कितनी बार 6 आया है या कितनी बार 9 आया है। अगर मान लो 6 एक बार भी नहीं आया है तो आपको 0 पर क्लिक करना था। मान लो कि 6 एक बार आया है तो आपको 1 पर क्लिक करना था। ठीक है, ऐसे इसमें कई सारे टेस्ट होते था, हार्ड नहीं होता है, हो जाता है इजी वे में। तो यह आपको पास करना रहेगा। आपको मिनिमम 42 मार्क्स तो आपको चाहिए टी स्कोर। उसके अलावा इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, तो जो CBT 2 के पार्ट ए है उसका 70% और साइको टेस्ट का 30% को ऐड करके आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाती है। उसके अलावा बताया हुआ है कि आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें आप देख लेना, किसी के पास मैट्रिक है या फिर सीनियर या फिर सेकेंडरी, जो आपका 10th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके साथ में कुछ लोग ITI करते हैं, तो वो चीज़ है। इसमें जो ट्रेड है उनके नाम बताए गए हैं, ये आप देख लेना। उसके अलावा अगर आपने मान लो कि जो SSLC होता है ना, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके साथ में कोर्स होता है, कौन सा अप्रेंटिस एक कोर्स होता है, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, मैं पहले बताया था आपको 4 ब्रांच के लिए होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। यह चारों अगर आपने ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो आप फिल फॉर्म को कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, 4 साल का कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बता दिया है इसमें। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कहाँ किस जोन में वैकेंसी है। जैसे कि अहमदाबाद में है टोटल 238 वैकेंसी हैं, अजमेर में है 228 वैकेंसी है, ठीक है, सिलीगुड़ी में है 67, और टोटल आपकी 5696 वैकेंसी है। 5606 में 5700 वैकेंसी हैं आपके। जो वैकेंसी आपके बता रहा हूँ मैं, आने वाले टाइम में और इंक्रीज हो जाएंगी डेफिनेटली, इसलिए आपको टेंशन करने की कोई भी दिक्कत ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है, आप फॉर्म को क्या होता है कि फिल कर तो देते हो, आप देखते नहीं हो कि किस जोन से मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए। आप केरल में, चेन्नई में कहीं भी जाके फॉर्म को फिल कर देते हो, जो सिकंदराबाद है वहाँ फिल कर देते हो, फिर आपको जॉब करने में दिक्कत आती है। आप सोचते हो कि मैं तो घर से बहुत दूर आ गया। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप बाहर जॉब कर सकते हो तो अपने बाहर के किसी जोन को चूज करना, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र है इतना इजी वे में नहीं होता है। आपको मिनिमम 5 से 10 साल की सर्विस चाहिए होती है अपना जोन चेंज करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि जहाँ के आप रहने वाले हैं वहीं से ये फॉर्म को फिल करें, अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे आप उसी जोन में आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, बाकी आपको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने ही पास किया हुआ है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट है, साथ ही साथ फेसबुक है, टेलीग्राम है, सबके लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी कैसी भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, मुझे बता सकते हैं। बाकी जो भी ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट है, जो भी इसके अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टेक्नीशियन है, क्योंकि लास्ट टाइम टेक्नीशियन की वैकेंसी ALP के साथ ही आई थी, इस बार साथ नहीं आई है, उसकी उम्मीद है कि उसकी भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।